हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है काउंसलिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम काउंसलिंग को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि काउंसलिंग क्या है। यह एक प्राचीन शब्द है। सीधी सी बात है, अगर प्राचीन शब्द है तो उसको बड़ा लंबा टाइम हो गया है आज। तो इसी बीच में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार से परामर्श की व्याख्या की है। अब परामर्श और काउंसलिंग दोनों एक ही शब्द हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। व्याख्या का मतलब यह एक्सप्लेनेशन से है। अब बात करते हैं इसके अर्थ की। इसका अर्थ वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार पूछताछ करना होता है। और पूछताछ तो आप लोगों को पता ही है, पूछताछ में क्या बातें होती हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसके लिए, इन सब क्वेश्चंस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय है काउंसलिंग। पारस्परिक से मतलब हमारा यहाँ आपस में बातचीत से, या फिर हम म्यूचुअल भी कह सकते हैं। पर्याप्त भिन्नता होते हुए भी यह परिभाषाएं किसी एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित, विभिन्न पक्षों से हमारा यहाँ मतलब है जैसे उसकी स्कूलिंग है, कॉलेज है, उसके परिवार के साथ अपने संबंध हैं कि वो परिवार वालों के साथ खुश रहता है, दुखी रहता है, प्रेशर फील कर रहा है, स्कूल में उसको जाना पसंद है, उसकी इच्छाएं अनिच्छाएं सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा। समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयासों की तकनीक से हैं। अब हमारे पास समस्याएं अगर आ गई हैं, हमें पता चल गए हैं कि बच्चे की क्या समस्याएं हैं, तो अब हम बात करेंगे उसके समाधान की। और काउंसलर का क्या काम होता है? पहले किसी इंडिविजुअल के साथ अपना रेपो बिल्ड करना, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना, एक्सेप्टेंस करना कि हाँ मुझे किसी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तभी तो काउंसलर उससे बात कर पाएगा आगे। वो अपने उसको काउंसलर को समस्याएं बताएगा, काउंसलर उसकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसको ऑप्शंस देगा ताकि वो अपना निर्णय खुद ले सकें। जब उसके पास सॉल्यूशंस की लिस्ट होगी, आपको काउंसलर बताएगा कि देखिए आपके पॉजिटिव सॉल्यूशंस ये हैं, नेगेटिव सॉल्यूशंस ये हैं। तो जैसा भी हमारे काउंसलिंग का मतलब है जो हमसे काउंसलिंग लेने के लिए आया है, और काउंसलर वो है जो हमें काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब इन्हीं सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स के लिए जब एक काउंसलर अपने प्रयास करता है, किसके द्वारा? तकनीकों से। अब काउंसलिंग की तकनीकें हमारे पास बहुत सारी हैं, जैसे समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग, कन्फ्रंटिंग, नेगोशिएटिंग, टॉपिकल शिफ्टिंग, और इसके अलावा भी और बहुत सारी। चलो अब हम आगे बात करते हैं काउंसलिंग की डेफिनेशंस। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए हमें उसकी टर्म्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग, डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके टाइप्स, हर चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही हम उसके आगे के किसी टॉपिक में उसकी मेन बॉडी को जानना चाहिए। अभी हम डेफिनेशन देखते हैं कार्ल रोजर। ये डेफिनेशन जो है कार्ल रोजर द्वारा दी गई थी। इसमें उन्होंने कहा है परामर्श एक निश्चित रूप से स्वीकृत संबंध है। स्वीकृत संबंध से हमारा मतलब है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कि जब कोई भी काउंसलिंग, मतलब जो बंदा अपनी काउंसलिंग लेने के लिए, करवाने के लिए किसी काउंसलर के पास जाता है, और काउंसलर उसे बिना जज किए हुए उसकी काउंसलिंग करने के लिए तैयार होता है, और सामने वाला काउंसलर भी अपनी खुद की इच्छा से काउंसलिंग करवाना चाहता है, दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही एक्सेप्टेंस रिलेशनशिप की बात की जाती है, जिसे हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप में काउंट करते हैं। तो ये दोनों का एक म्यूचुअल स्वीकृत एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप है जो परामर्शी को उस मात्रा में स्वयं समझने में सहायता प्रदान करता है जिससे उसका अधिक से अधिक विकास हो। अब यहाँ उस मात्रा से हमारा मतलब है कि सामने वाले की, यानी कि काउंसली की कितनी कैपेबिलिटी है, उसकी क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट क्या रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। अगर उसके पास प्रॉब्लम्स हैं तो किसी न उसकी कुछ स्ट्रेंथ भी होंगी, तो उस स्ट्रेंथ को देखते हुए स्वयं को, उसको खुद को समझने में जो काउंसलर है उसकी हेल्प करता है, जिससे उसका अधिक से अधिक विकास हो। यानी कि वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर खुद से सोचने लग जाए, खुद से उसका ये हो कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं खुद कर सकता हूँ। और जब तक
काउंसलर जो है खुद से ये नहीं सोचेगा ना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वो जब तक फेल्ट नीड महसूस नहीं करेगा, उसके सॉल्यूशन, उसको प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी, तब तक सॉल्यूशन लेने जाएगा नहीं। और जब तक उस सॉल्यूशन के लिए किसी से बात नहीं करेगा, कोई उसको कैपेबिलिटी उसकी नहीं बताएगा, उसकी स्ट्रेंथ नहीं उसको समझाएगा, आईना नहीं दिखाएगा, तब तक वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे ढूंढ पाएगा। तो काउंसलर का मेन काम यही है। हो सकता है कई बार हमारे सामने कुछ चीज़ें रखी होती हैं लेकिन वो फिर भी हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो इसी तरीके से काउंसलर उसको आईना दिखाने का काम करता है कि आप में स्ट्रेंथ है, आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें काउंसलिंग की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है। काउंसलिंग तो पहले हमारे बुज़ुर्ग लोग कर देते थे। क्या होता था कि हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, आपस में बातचीत होती थी, किसी चाचा से, ताई से, चाची से, भाभी से, कोई ना कोई तो हमारे पास ऐसा होता था जिससे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में किसके पास वक्त है? कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सब इतने बिजी हो गए हैं कि किसी के पास किसी की प्रॉब्लम ना तो सुनने का टाइम है, ना उसके सॉल्यूशन देने का टाइम है। तो इसलिए काउंसलर की नीड बढ़ गई है अभी। तो आज के टाइम को देखते हुए हमें क्यों ज़रूरत है कि हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो सबसे पहला है कि मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण से आप समझ ही गए होंगे, हमारी मानसिक क्षमताओं की बात की जा रही है। अब मानसिक क्षमताओं की बात की जा रही है तो उससे रिलेटेड है हमारा डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाएं। अब डेवलपमेंट की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, यानी कि विकास की हमारी विभिन्न अवस्थाएं हैं, वो इस वजह से इसमें दी गई हैं क्योंकि हमारा डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि हम अभी 2 साल के हैं और 2 साल की हमारी जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है हमारे मानसिक स्वास्थ्य की, वो एकदम से 10 साल वाली तो नहीं हो सकती, फिर तो जीनियस हो जाएगा। तो हर कोई तो जीनियस होता नहीं है। तो इसलिए विकास की विभिन्न अवस्थाओं को इस टॉपिक में इंक्लूड किया गया है। हम जब भी किसी की काउंसलिंग करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज उसका डेवलपमेंट किस स्टेज पर है। क्या वो छोटा बच्चा है, क्या वो यंग है, कोई ओल्ड है, किस तरीके की उसकी मेंटालिटी है। फिर है व्यक्तिक भिन्नताएं। अब कोई बच्चा ही आप लगा लीजिए या फिर कोई ओल्ड एज। अब ओल्ड एज के टाइम पे क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू कर देते हैं। ऑटिज़्म, डायमेंशिया, इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे डेवलपमेंट स्टेजेस में आती हैं। तो एक पर्सन के जो इंडिविजुअल डिफरेंशिएशंस होते हैं, हम उनकी इसमें बात करते हैं कि एक व्यक्ति की क्या क्या भिन्नताएं हैं। क्या वो डिफरेंटली एबल्ड है, या फिर हो सकता है वो किसी ऐसे माहौल में कार्य कर रहा हो जहाँ पे मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहता हो हमेशा, जैसे कि हमारा ऑफिस हो सकता है। काउंसलिंग का कितना ज्ञान है किसी भी विषय को लेकर, वो किसी विषय के बारे में किस तरीके से सोचता है, उसके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, तो उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मेंटल स्टेज क्या है। सेकंड है सामाजिक कारण। अब सामाजिक की जहाँ बात होती है तो वहाँ समाज के सारे पहलुओं को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे परिवार। हो सकता है किसी भी काउंसलर का जो है पारिवारिक कोई भी झगड़ा चल रहा हो जिससे कि वो डिप्रेशन में रहता है। खाली समय का सदुपयोग करने के लिए, वैसा नहीं है कि हमेशा जो काउंसलिंग होती है नेगेटिव पॉइंट्स पे ही या फिर प्रॉब्लम्स के लिए ही होती है। हो सकता है आपको अपने अच्छे फ्यूचर के लिए या फिर आपको डिपेंडेंट बनने के लिए कोई भी ऐसा पॉजिटिव रीज़न जिसके लिए आपको अपनी काउंसलिंग की ज़रूरत हो, ताकि आप अपना समय बर्बाद ना करें। तो खाली समय का सदुपयोग करने के लिए हम काउंसलिंग करवा सकते हैं कि मेरे पास 2 घंटे का शाम को खाली समय होता है, तो आप मुझे इस तरीके से बताइए कि मैं उस 2 घंटे में अपना फ्यूचर ब्राइट करने वाली किस तरीके की स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ, मुझे उसमें क्या सीखना चाहिए, कौन सी एकेडमी की बुक्स पढ़नी चाहिए, मुझे नॉवल कौन सा पढ़ना चाहिए, मेरे लिए क्या बेस्ट है, कुछ भी इस तरीके से। समायोजन हेतु, यहाँ बेसिकली हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। कोई ग्रुप है उसमें हमें किस तरीके से टीम वर्क को लेकर चलना चाहिए, दैट इट। व्यावसायिक अवसरों की जानकारी प्राप्त करना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव काउंसलिंग मैं इसको कहना चाहूँगी। तो व्यावसायिक अवसरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसा कि आप एकेडमिक काउंसलर के पास जाते हैं तो आपको बताता है कि हमारे कॉलेज में इस तरीके के कोर्सेज़ हैं और आपको ये कोर्स करने से इस चीज़ का ये फ़ायदा हो सकता है। फिर है स्वास्थ्य के लिए, जैसे HIV हो गया, STI है, RTI है, UTI है,
तो HIV तो मोस्टली लोग आप जानते ही होंगे कि क्या होता है। STI भी उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। HIV है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को बिगाड़ने का काम करता है वायरस। और इसमें हम अपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं, जिसके लिए हम साइकेट्रिक के पास जाते हैं और वो हमारी काउंसलिंग करते हैं। जैसे कि सिज़ोफ्रेनिया हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, डिल्यूज़न हो गया, इस तरीके की हमारी मेंटली कंडीशंस जब बन जाती हैं तो हम साइकेट्रिक या फिर साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स के पास जाते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पर बात करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव इसका है इंटरपर्सनल प्रोसेस थ्रू विच गाइडेंस एंड सपोर्ट। एक तरीके से सेल्फ अवेयरनेस की हम इसमें बात कर सकते हैं कि हमें सेल्फ अवेयर करने के लिए, हमें खुद के लिए जागृत करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसके लिए आपको काउंसलर जो है गाइड करता है और उनका सपोर्ट रहता है कि आपको कब कहाँ क्या करना है जिससे आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। सेकंड है लर्निंग ओरिएंटेशन प्रोसेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक पॉजिटिव तरीके से भी काउंसलिंग को लिया जा सकता है। तो अभी इसमें बात हो रही है लर्निंग की। अगर हम किसी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन करके आगे बढ़ जाते हैं तो एक तरीके से वो हमारी लर्निंग ये होती है कि हमें उस काम को दोबारा नहीं करना है जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो, या फिर एक लर्निंग ये होती है कि हमें इस काम को करने के लिए इस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो हम उन स्टेप्स को सीख जाते हैं और वो हमारी लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस में काउंट की जा रही है। और हर एक चीज़ को जब हम करते हैं तो उसका प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को आज शुरू कर रहे हैं तो एकदम जो उसके फाइनल रिज़ल्ट पर अचीवमेंट दिखाएं अपनी, नहीं, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिया जाता है उसके बाद ही। और उस स्टेप टू स्टेप हम जब किसी चीज़ को काम करते हैं तो प्रोसेस कहलाता है। तो लास्ट में ही तो हम उसके इवेलुएट करके उसके रिज़ल्ट को नापते हैं, मेजर तो उसके बाद ही किया जाएगा। अब बात आती है काउंसलर की। अब हमें ये भी देखना है कि हमारा काउंसलर कैसा है। तो सबसे पहले हम किसी भरोसेमंद काउंसलर के पास जाएंगे जो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखें, यानी कि गोपनीयता को। जो बातें हमारी हैं वो हम तक ही रखें, ना किसी तीसरे अपने दोस्त को बताए, ना किसी मेरे दोस्त को बताए, ना किसी काउंसलर के दोस्त को बताए, ना मेरे किसी ऑफिशियल्स को बताए। तो काउंसलर तो ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा हमें जो भाई हमारी बातों को हम तक रखें और उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें। तो काउंसलर कैसा हो? स्किल्ड हो, टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करने वाला हो, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने वाला हो, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करे, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड हो, कम्युनिकेशन उसकी इफ़ेक्टिव हो। और अगर हम अच्छे काउंसलर की बात करते हैं तो हमारा काउंसलिंग, यानी कि जो काउंसलिंग लेने आया हमें उसकी बात करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके बैठ जाएगा, हाँ जी हमें ये बताओ, और हम उसकी काउंसलिंग करना शुरू कर देंगे। नहीं, सबसे पहले तो रेपो बिल्ड, एक्सेप्टेंस और रेपो बिल्ड तभी तो होगी जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी। अब बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के अगर हम किसी के पास जाकर बैठ जाएंगे तो काउंसलिंग थोड़ी काउंट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्कोप की। अगर हम किसी के पास काउंसलिंग के लिए आए हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव हैं हमारे पास, तो अब उसका स्कोप भी होंगे। तो सबसे पहले है सेल्फ़ अवेयरनेस कि भाई अगर मैं काउंसलिंग करवाने आई हूँ तो उसका स्कोप क्या है, मुझे उससे क्या फ़ायदा है। तो एक तो मुझे सेल्फ़ अवेयरनेस मिलेगी, यानी कि मैं अपने आप के बारे में और अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर पाऊँगी कि मेरी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, मैंने किस चीज़ के लिए कहाँ गलती की है, मेरा स्ट्रेंथ कहाँ है, मैं किस चीज़ पर अपने लिए अच्छा काम कर सकता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम्स दोबारा मेरे सामने ना आए। फिर है मैनेजमेंट। अगर सेल्फ़ अवेयरनेस है तो उसके लिए मैनेजमेंट भी होगा। भाई किसी चीज़ को मैनेज करके चलना ही आजकल बड़ा टास्क हो गया है, तो मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है सर्विस मोटो। अब जब तक हम सेवाएं ही नहीं देंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है काउंसलिंग का। तो हमारी जो भी काउंसलिंग की सर्विसेज होती हैं हम उन्हें वो प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे प्रॉब्लम्स को जानेंगे, उसका डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, फॉलोअप करेंगे, एनवायरनमेंट
ओरिएंटेड काउंसलिंग कर सकते हैं हम। और इन सब चीज़ों के लिए तो फिर हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि हम किसी के पास जाएं, ऐसा ना हो कि कोई सामने इस तरीके से बैठा हो कि हमारी प्रॉब्लम सुनता ही रहे और सॉल्यूशन ना दे, या फिर ऐसा कोई हो कि सॉल्यूशन तो दे लेकिन ऐसा हो जो हमारी प्रॉब्लम से मैच ही ना कर रहे हो। तो हमें तो किसी ऐसे के पास जाना है जो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सके। उसके बाद जैसा कि मैं आपको पहले से ही बताती आ रही हूँ, एक्सेप्टेंस विद रेपो बिल्ड। नेक्स्ट है, हैज़ बिन कैरेक्टराइज्ड बाय वर्ड्स लाइक education, vocational, supportive, situational, problem solving, conscious awareness, emphasize on normal and short term। अभी जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़े इनको इसके लिए कैरेक्टराइज किया गया है। फिर नेक्स्ट है एडवाइस। अब एडवाइस का यहाँ मतलब ये नहीं है कि भैया काउंसलर ने हमें बोल दिया है विदाउट पॉजिटिव और नेगेटिव हमें सॉल्यूशंस दिए हुए, सजेशंस दिए हुए कि आपको ये करना है। तब तो मैं एक बार सोचूंगी इस बात को कि हाँ भाई मैं इस काम को करूँ या ना करूँ। और उसके लिए सबसे पहले मुझे ये जानना है कि एडवाइस और सजेशन में क्या फ़र्क होता है। सजेशन का मतलब ही सलाह देना और एडवाइस का मतलब भी सलाह देना है। लेकिन एडवाइस का मेन मतलब ये है कि अगर मुझे कोई सलाह देना है तो उसका कंपल्सरी हो जाता है उसे मानना, लेकिन सजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर मुझे काउंसलर कोई सलाह दे रहा है तो पहले मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताएगा, उसके रिज़ल्ट्स भी बताएगा कि इसको करने से आपका ये रिज़ल्ट रहेगा, तभी तो मैं उस एडवाइस को एक्सेप्ट करूँगी और वो उनकी दी हुई एडवाइस मुझे माननी ही पड़ेगी। और इसके लिए भी आपका जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल आपके साथ रहेगा कि आप अपना निर्णय खुद से ले सकते हैं। अब है फ्लेक्सिबल और प्लान्ड। हम जो भी अपने काउंसलिंग के लिए डिसाइड करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन सजेशन उन्हें देते हैं, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और प्लान्ड होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो भी सॉल्यूशन उसे दे रहे हैं क्या वो उसके हित में है, क्या वो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, तभी हम उसको सॉल्यूशन देंगे। और उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे कि शॉर्ट गोल्स बनाएंगे, हम शॉर्ट टर्म गोल्स कि एक वीक में आपको इस तरीके से अपना बिहेवियर रखना है अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो। सेकेंड वीक में आपको बिहेवियर इस तरीके से रखना है, आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है, उसका पार्टिसिपेशन देखेंगे। तो उसका फिर इस तरीके से पार्टिसिपेशन के बाद उसका डेवलपमेंट देखेंगे कि कितना उसमें सुधार हो रहा है, क्या वो उन चीज़ों को कर पा रहा है जो उसको बताई गई थी। फिर ये फ्लेक्सिबल इसलिए होना चाहिए, हो सकता है कि बीच में कोई भी आपके काउंसलिंग के लिए प्रॉब्लम आ जाए, उनका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है या कोई फैमिली इशू हो जाता है, तो आपके द्वारा जो दिए गए टास्क हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो पा रही हैं, तो आप उनके साथ फ्लेक्सिबल रह सकें। मतलब एक तरीके से आपकी जो भी प्लानिंग होगी वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब आगे बात करेंगे हम HIV काउंसलिंग के ऊपर। जल्दी ही मैं आपके पास HIV के विषय पर नई वीडियो लेकर आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने टॉपिक्स बताइए जिसमें कि मैं वीडियो बना सकूं जो आपको जानने हैं। जल्दी ही मैं काउंसलिंग के नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी, उसमें मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू।